नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आधारशिला आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि नवंबर का मंथ भी अब ख़त्म हो गया है। तो पढ़ाई और स्पीड बढ़ा दीजिए, पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगाइए। चलिए, तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था संघीय कार्यपालिका। इसके बहुत से टॉपिक हमने देख लिए थे, कुछ एक दो बचे हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। इन दोनों को भी आज जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, समझते हैं और समाप्त करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ सीधे, समय को बर्बाद न करते हुए। मंत्रिमंडल, ठीक, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में बोला जाता है कैबिनेट। अब देखिए, मंत्रिमंडल को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे पहले मंत्री परिषद क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, ये मैंने लिखा है मंत्री परिषद, और ये पूरा स्क्वायर जो है ये मंत्री परिषद को दिखा रहा है, और ये यानी कि कैबिनेट मंत्री, इनसे मिलके बनता है मंत्रिमंडल। ठीक, समझ पा रहे हैं? मंत्री परिषद के अंतर्गत सभी मंत्री आएंगे, यानी मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें सभी प्रकार के मंत्री, यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, इसी प्रकार अन्य मंत्री हैं, उन सभी से मिलके मंत्री परिषद बनता है। और सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों से मिलके मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं या कैबिनेट मंत्री? ये मंत्री परिषद के सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्री होते हैं, यानी कि ऐसे मंत्री जो किसी विभाग के प्रमुख हों, वो ही कैबिनेट मंत्री होते हैं। किसी विभाग, जैसे गृह मंत्री, जैसे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, समझ रहे हैं? इस प्रकार के जो मंत्री हैं ये कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक, अब थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग मंत्री परिषद क्या है और इसका उल्लेख कुछ संविधान में है या नहीं है। तो मंत्री परिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 में है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो हैं, या ये कह लें कि देश के जो सारे कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख हैं? नहीं, वो तो नाम मात्र के प्रमुख हैं। उनके नाम से कार्य तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन कार्यों को करने की सिफारिश वास्तविकता में मंत्री परिषद ही करती है। तो आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, अब इसके अलावा मंत्री परिषद के दो प्रकार के उत्तरदायित्वों का वर्णन है। एक तो हो जाएगा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और दूसरा होगा सामूहिक उत्तरदायित्व। जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है इसका उल्लेख संविधान के 75(2) आर्टिकल 75(2) में आर्टिकल, और सामूहिक का आर्टिकल 75(3) में दिया गया है। अब दोनों को समझेंगे अपन कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब क्या है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ ये है कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक, ये चीज़ हो गई। इसलिए मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के, ठीक है, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति है, और मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। समझ गए? ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बस इतना ही है। समझने के लिए ऐसा है, चूंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो कोई सी भी मंत्री को राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। कैसे हटाता है? वो प्रधानमंत्री सिफारिश करता है। इसी प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि मंत्री परिषद को यदि लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तो वो बने रहेंगे अपने पद पर, और मान लीजिए बहुमत समाप्त हो गया, नहीं बना रहा, तो मंत्री परिषद स्वयं विघटित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि लोकसभा के विघटित हो जाने के बाद भी मंत्री परिषद विघटित नहीं होती। तो फिर क्या होगा? ये तब तक काम करती रहेगी जब तक कि नई मंत्री परिषद चुन के नहीं आ जाती। ठीक है, अब ऐसा प्रावधान क्यों है? आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो इतना पता लग ही गया होगा कि भैया जो प्रशासनिक सारे कार्य हैं सब कुछ व्यवहारिक रूप से तो मंत्री परिषद ही कर रही है। उसको ही हटा दोगे तो करेगा कौन? तो तब तक इसको चलने दो जब तक कि नई वाली मंत्री परिषद नहीं आ जाती। बस इतना ही है।
ठीक, सामूहिक उत्तरदायित्व। एक चीज़ और इसमें कर लीजिए, बस एक ही बची है, मंत्रिपरिषद का आकार। तो मंत्रिपरिषद का आकार जो है ये क्या होगा, ये लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगा, है ना, लेस देन एंड इक्वल्स टू, यानी 15, लोकसभा में जो अधिकतम संख्या है 550, उसका 15% तक ही मंत्रिपरिषद हो सकती है, इससे ऊपर नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कोई सरकार बन के आ गई और उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, मान लीजिए 400 सदस्य उसी पार्टी के हैं, तो 400 के 400 को वो मंत्री बना दे, ऐसा नहीं होगा। जो कुल संख्या है लोकसभा की, उसकी 15% तक ही मंत्रिपरिषद का आकार हो सकता है। ठीक, और मंत्रिमंडल में कुछ खास बात, तो खास बात एक बात और बता देता हूँ कि जब मंत्रिमंडलीय बैठक होगी, है ना, मंत्रिमंडल की बैठकों में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो मंत्री हैं ये भाग नहीं लेते हैं जब तक कि इनको बुलाया ना जाए। ठीक है, अगर बुला लिया किसी कारणवश, ये कोई जानकारी देना है, कोई सूचना लेना है उनसे, या उनकी उपस्थिति जरूरी हो किसी जवाब के लिए, तब तो ठीक है वो आ जाएंगे बुलाने पर, लेकिन बिना बुलाए ये लोग मंत्रिमंडल की बैठक को अटेंड नहीं कर सकते। सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों को अटेंड कर सकते हैं। बस इतना ही टॉपिक था मंत्रिमंडल। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग महान्यायवादी। ठीक, लास्ट टॉपिक हो गया हमारा ये संघीय कार्यपालिका का। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा, कई बार उसमें क्वेश्चन में यही लिख देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देवनागरी में लिख देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कौन है ये, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका उल्लेख, महान्यायवादी का जो उल्लेख है ये संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 में ही महान्यायवादी की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, शक्तियां, सारी चीज़ों का वर्णन आर्टिकल 76 में कर दिया गया है। ठीक है, अब ये महान्यायवादी जो है इसको भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कहा जाता है, या फिर प्रथम विधिक अधिकारी। प्रथम विधिक अधिकारी किसको कहा जाएगा, भारत का महान्यायवादी। ठीक, अब एक एक इसमें मैंने हेडिंग्स लिख दी है, इसी में देखते हैं अपन कि योग्यता, महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, महान्यायवादी बनने के लिए एससी का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी कोई व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को ही महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, तो भारत का नागरिक हो। फिर अब देखिए मुख्य बात कहाँ से आएगी कि वो किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या तो ये हो जाए, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की हो उसने, या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में एक विख्यात विधिवेत्ता हो। ठीक है, तो ऐसी योग्यता जिसके पास होगी वो महान्यायवादी बन सकता है। अब महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, फिर अगली चीज कार्यकाल क्या होगा, तो संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, यानी महान्यायवादी जो हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, यानी जब चाहेंगे तब राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन पारंपरिक तौर पे, या कह लें हम लोग कि जो व्यवहारिक तौर पे देखा जाता है कि जब तक सरकार रहेगी तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। जब सरकार त्यागपत्र दे दे या गिर जाए तो ये भी अपना त्यागपत्र दे देते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि महान्यायवादी जो हैं वो सरकार की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए जब सरकार ही चली गई, जिसने सिफारिश की थी, तो आप कैसे पद पे रहोगे, अगली सरकार आएगी वो वैसे भी अपना महान्यायवादी चुनेगी, तो वो हटाए, इससे अच्छा कि आप ही खुद से ही हट जाओ। ठीक, तो कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर अब आ जाइए कार्य में। ठीक, तो कार्य क्या है, पहले ही मैंने बताया कि ये क्या है, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, यानी है तो ये कानूनी सलाहकार। कानूनी सलाहकार किसका, भारत सरकार का।
ठीक, तो इसका कार्य क्या है, कोई भी कानूनी विषय जो होंगे उस पर भारत सरकार को सलाह देता है। देश के प्रत्येक न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखता है। इसके अलावा राष्ट्रपति कोई भी ऐसा विधिक कार्य, कानूनी कार्य सौंपते हैं इनको, तो वो सारे कार्य महान्यायवादी करते हैं। ठीक, कार्य भी हो गया। अब आया इनकी शक्ति। तो इनकी शक्ति में कुछ खास बातें ये हैं। एक शक्ति तो यही हो गई कि देश के किसी भी न्यायालय में इनको सुनवाई का अधिकार है। दूसरी खास बात यह है कि महान्यायवादी एक ऐसा एकमात्र लोक अधिकारी है जो संसद के दोनों सदनों में और संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है और बोल सकता है, यानी अपना पक्ष रख सकता है। मतदान तो नहीं कर सकता, याद रखिएगा, मतदान तो जो संसद के सदस्य होंगे वही देंगे ना, तो मतदान तो नहीं करेगा इसके अलावा, लेकिन बैठकों में सम्मिलित हो जाएगा संयुक्त बैठक में, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदनों में जा सकता है, ये बोल सकता है ये। तो ये ऐसा एकमात्र लोक अधिकारी है। ठीक है, इसके अलावा महान्यायवादी के पास ये भी शक्ति है कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, यानी इसकी वकालत तो साइड में चलती ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चूंकि ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा है और सरकार का एक विधिक सलाहकार भी है, ये कह लीजिए कि सरकार का वकील है ना महान्यायवादी, तो अब इसको सरकार सैलरी देगी। सरकार इसको सैलरी नहीं देती है, मानदेय देती है, जिसको रिटेनर बोला जाता है। ठीक, और वो लगभग बराबर होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के। अंत में आ जाएंगी मर्यादाएं, यानी इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अब चूंकि ये सरकार का विधिक अधिकारी है, या कह लें सरकार का सरकारी एक ऐसा वकील है जो भारत सरकार को सलाह देने वाला वकील है, तो कुछ तो मर्यादाएं होनी चाहिए। तो उनमें से एक मर्यादाएं तो ये है कि ये कहीं भी भारत सरकार के खिलाफ न कोई केस सुन सकता है, न ले सकता है, और भारत सरकार के खिलाफ न कोई सलाह दे सकता है। ठीक, इसके अलावा भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी अभियुक्त जो किसी आपराधिक मामले में पकड़ाया हुआ है उसका बचाव नहीं कर सकता। समझ गए? ऐसा अभियुक्त जो आपराधिक मामले का अभियुक्त है, तो उसका बचाव अगर इसको करना चाहता है तो भारत सरकार से इसको अनुमति लेनी होगी, तभी ये बचाव कर सकता है। ठीक, तो ये खत्म हो गया आपका टॉपिक महान्यायवादी। इतना ही था इसमें, तो चलिए।